प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में अर्थात भाग 5 में आपने प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करना सीखा था। आशा करता हूँ कि आपने उस विधि का और प्रश्नों के द्वारा अभ्यास किया होगा। आज हम उसी प्रश्नावली के शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करते हैं। आप देखें कि यहाँ पहला प्रश्न जो आपका है वो दिया हुआ है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। आपको याद होगा, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपके जो रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका अद्वितीय हल होता है, एक वो जिनका कोई हल नहीं होता, और एक ऐसे समीकरण जिनके अनेक हल होते हैं। यहाँ आपको इस समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे दिए गए समीकरण का कोई हल ना हो। सबसे पहले हमें ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है इसे हम लिखेंगे 3x धन बाय ऋण 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण जो हमको दिया है वो है 2x माइनस 1, ये ब्रैकेट में x प्लस ब्रैकेट k माइनस 1 y माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। इसकी हम तुलना अपने व्यापक रैखिक समीकरण से करेंगे। ये व्यापक रैखिक समीकरण आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, इसके द्वारा आपने अभ्यास भी किया था। तो समीकरण हमारा है a1x प्लस b1 बाय प्लस c बराबर 0 और a2x प्लस b2 बाय प्लस c2 बराबर 0। इससे यदि हम अपने प्रश्न की तुलना करें, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ a1 का मान 3 है क्योंकि यहाँ x का गुणांक 3 है। फिर आप देखें b1 बराबर 1 है क्योंकि यहाँ y का गुणांक 1 है, और c1 बराबर -1। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए जब हम तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि a2 बराबर 2k माइनस 1, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 2k माइनस 1 है, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो हमने यहाँ a1, b1, c1 और a2, b2, c2 के ये मान प्राप्त कर लिए। अब आपको जो 3 नियम बताए गए थे वह आपको याद होंगे। आपने देखा था कि जब किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता तब के लिए नियम अपन ने देखा था a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। क्योंकि हमको k का मान कोई हल ना होने के लिए निकालना है, अतः हम पहले इस नियम को लिखेंगे जो कोई हल ना होने के लिए है, और उस नियम में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ a1 का मान आपने देखा कि ये 3 है, a2 का मान 2k माइनस 1 है, तो पहला पद हुआ 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर b1 बटे b2, तो b1 का मान 1 है, b2 का मान k माइनस 1 है, तो ये हुआ 1 बटे k माइनस 1 बराबर नहीं, जैसा कि नियम में है c1 बटे c2, तो c1 का मान -1 है और c2 का मान माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1 है। तो ये जो नियम हमारा कोई हल ना होने के लिए था उसमें इन मानों को रखा। आप देख रहे हैं
कि ये जो नियम है इसमें A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है। इन दो पदों को हम लेकर चलें और इनका तिर्यक गुणा करें, क्योंकि हमको k का मान प्राप्त करना है। तो आप देखेंगे तिर्यक गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 बराबर 1 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। आप जब इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। यहाँ हम चर राशि को बराबर के पहले लेंगे और अचर राशि को बराबर के बाद में लेंगे। पक्षांतर करने पर हमको मिलेगा 3k माइनस 2k बराबर -1 प्लस 3। यहाँ हमने 3 का पक्षांतर किया है जो कि माइनस में था तो ये प्लस में हुआ। इसको यदि हम हल करते हैं तो हमको प्राप्त होगा k बराबर 2। 3k में से 2k को माइनस किया k -1 प्लस 3 2, तो यहाँ हमको प्राप्त हुआ है k बराबर 2। तो यहाँ k का मान 2 है। इसका अर्थ यह निकलता है कि यदि आप k के स्थान पर 2 को लेंगे तो ये हमें जो समीकरण निकाय दिया है इसका कोई हल नहीं होगा। ऐसा ही एक और प्रश्न दिया हुआ है जिसका आप अभ्यास करेंगे, स्वयं अभ्यास करेंगे। हम इसी प्रश्नावली के अब आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ अब जो प्रश्न आ रहे हैं ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आप पूर्व में कर चुके हैं। एक समस्या रहती थी प्रश्न के अंतर्गत, उस समस्या को समझकर आपको समीकरण बनाना होता था और फिर उन समीकरणों को हल करके उत्तर बताना होता है। तो यहाँ हमने जो प्रश्न लिया है वह है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, ये उनकी पहली शर्त है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसे जब भी प्रश्नों को हम हल करें तो सबसे पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें और यह देखें कि उन्होंने इस प्रश्न में हमसे क्या ज्ञात करने को कहा है। तो आप प्रश्न के अंत में देख रहे हैं कि उन्होंने हमसे 2 बातें निकालने को कही हैं, 2 प्रश्न निकालने को कहे हैं। एक नियत व्यय मतलब जो फिक्स चार्ज है वह हमको ज्ञात करना है और प्रतिदिन भोजन पर वह कितना व्यय करता है वह हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 चर राशियां होंगी। उन चर राशियों से हम समीकरण प्राप्त करेंगे और हल करेंगे। तो जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो हम मानेंगे कि माना छात्रावास के मासिक व्यय का नियत भाग x रुपये है, मतलब पर मंथ जो फिक्स चार्ज है छात्रावास का उसे x रुपये लिया है और प्रतिदिन भोजन का व्यय वह y रुपये है। अब यदि हम देखें तो प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया था कि 20 दिन के भोजन के लिए जो व्यय है वो 1000 रुपये है। तो 20 दिन के भोजन का व्यय यदि हम देखें तो यह नियत व्यय होगा, मतलब फिक्स चार्ज होगा जो आपको देना ही है, प्लस 20 दिन के भोजन का जो व्यय है वो होगा, मतलब नियत व्यय प्लस 20 दिन के भोजन का व्यय, ये बराबर होगा 1000 रुपये के। तो इस स्थिति को यदि हम देखें तो समीकरण हमको प्राप्त होगा x प्लस
20 गुणित y, मतलब 20 दिन के भोजन का व्यय। तो ये 20 और y प्रतिदिन का भोजन का मूल्य है, तो 20 गुणित y बराबर 1000। समीकरण पहला हमको प्राप्त हुआ है x प्लस 20y बराबर 1000। ये समीकरण 1 है। अब ऐसी ही कुछ शर्त दूसरे समीकरण के लिए है। यहाँ उन्होंने हमको कहा है प्रश्न में कि 26 दिन यदि वो भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। तो अब ये जो 1180 रुपये वो अदा कर रहा है, इसमें माह का नियत चार्ज है और साथ में उसने 26 दिन जो भोजन किया है उसका भी चार्ज सम्मिलित है। तो हम यहाँ प्रश्न की शर्त को लिखेंगे। प्रश्नानुसार 26 दिन के लिए जो भोजन का व्यय है वो नियत व्यय होगा प्लस 26 दिन के भोजन का व्यय जो 1180 रुपये होता है ये होगा। अब यदि हम देखें प्रश्न की शर्त को तो समीकरण जो बनेगा वो होगा x प्लस 26 गुणित y, मतलब 26 दिन है और प्रतिदिन का जो व्यय है भोजन का वो y रुपये है, बराबर 1180 रुपये है। तो समीकरण हमको प्राप्त होगा x प्लस 26y बराबर 1180। ये समीकरण 2 है। हम यहाँ दोनों समीकरणों को लेंगे। तो x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। ये दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए हैं। अब आपको इन दो समीकरणों को हल करना है। यहाँ से यह प्रतिबंध खत्म हो गया है कि यह आपको वज्रगुण विधि द्वारा ही हल करना है। आप समीकरण हल करने की अब 3 विधियाँ सीख चुके हैं। एक विधि जो थी वह थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी थी वो विलोपन विधि थी और तीसरी थी वज्रगुणन विधि। इन तीनों विधियों में से आप किसी भी विधि के द्वारा जिसे आप उचित समझते हैं, जिसका अभ्यास ज़्यादा अच्छी तरह से आप कर चुके हैं, उस विधि से आप इन समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण हम इसलिए हल नहीं कर रहे हैं कि यदि आप समीकरण हल करेंगे तो आप जो विधियाँ सीख चुके हैं उनका आपको अभ्यास होगा, तो आप तीनों में से किसी भी विधि से इसको हल करेंगे। जो x और y के जो मान प्राप्त होंगे वह नियत भाग होगा और प्रतिदिन के भोजन का व्यय होगा। तो आप इसे हल करें, स्वयं अभ्यास करें, तो आपके लिए ये बेटर होगा। हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये प्रश्न की पहली शर्त है जिससे आपको समीकरण बनाना है। आगे वो कह रहे हैं कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये दूसरी शर्त है। तो प्रश्न हमको दिया गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वैसे ऐसा ही एक प्रश्न पूर्व की प्रश्नावली में हम अभ्यास के तौर पर कर चुके हैं, आपको याद होगा। फिर भी इस प्रश्न को हम पुनः समझते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमको जो भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न में एक अंश होता है और हर होता है। अंश और हर से मिलकर भिन्न बनती है। तो सबसे पहले हम अंश मानेंगे। तो हमने माना कि भिन्न का अंश x और हर y है, तब भिन्न x/y होगी। ये हमको भिन्न प्राप्त हो गई है। अब हम प्रश्न की पहली शर्त को देखेंगे। उन्होंने कहा था कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है।
इसका मतलब ये है कि हमको भिन्न के अंश से एक घटाना है, उसके हर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार भिन्न के अंश से एक घटाने पर। तो अब जो भिन्न हमको x बटे वाई दी थी उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा, x माइनस एक, हमने अंश में से एक घटा लिया है, बटे y, मतलब हर ऐसा ही रहेगा, ये बराबर होगी 1/3 के, जैसा कि हमको प्रश्न में दिया गया हो था। तो हमको प्राप्त हुआ है x माइनस 1/3, x माइनस 1/y बराबर 1/3। हमें इसे समीकरण के रूप में लाना है। त्रियक गुणा करेंगे तो 3 का x माइनस 1 में गुणा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अगले स्टेप में 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 1 का y में गुणा होगा, y आएगा। अगले स्टेप की ओर हम चलें तो ये हमको प्राप्त होगा 3x ऋण 3 बराबर y। अब हम यदि इसे प्रॉपर जैसे समीकरण बनते हैं उसके रूप में हम लिखें तो हमको लिखना होगा 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। यह समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ है। इससे पहले वाले को भी आप समीकरण 1 दे सकते थे, लेकिन हम अगले पद तक इसलिए आए कि ये हमने एक प्रॉपर समीकरण बना लिया। अब हम जो दूसरी शर्त है उसकी ओर चलते हैं। तो आप देखेंगे कि दूसरी शर्त हमको जो दी है उसमें उन्होंने कहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। आप प्रश्न को ध्यान से देखें, समझें। तो इस बार उन्होंने अपन को हर में 8 जोड़ने के लिए कहा है। इसका अर्थ है कि हमको अंश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम फिर दूसरी शर्त को लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पुनः प्रश्नानुसार भिन्न के हर में 8 जोड़ने पर, यदि हम भिन्न के हर में 8 जोड़ेंगे तो अंश ऐसा ही रहेगा, ये x आएगा, बटे हर जो y था उसमें हमने 8 प्लस किया है तो ये होगा y प्लस 8, तो बराबर 1/4। प्रश्न के अनुसार हमारे पास आया है या प्राप्त हुआ है x बटे y धन 8 बराबर 1/4। इसे भी हम समीकरण के रूप में लाएंगे, त्रियक गुणा करना पड़ेगा। 4 का x में गुणा होगा तो हमें प्राप्त होगा 4x, और 1 का y प्लस 8 में गुणा होगा तो हमको प्राप्त होगा y प्लस 8। इसे प्रॉपर समीकरण के रूप में यदि हम लिखें तो हमको प्राप्त होगा 4x माइनस वाई। आपको याद है समीकरण लिखने में चर राशियों को पहले लिखा जाता है, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये हमको समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। ये हमें दोनों समीकरण प्राप्त हो गए हैं। इन प्रश्नों में मुख्य समस्या समीकरण बनाने की रहती है। ये दोनों समीकरण बना दिए गए हैं। अब आपको इन समीकरणों को, जो आपको 3 विधियाँ आप सीख चुके हैं, उनके द्वारा हल करना है। हल करने के बाद आप x और y के मान प्राप्त करेंगे। तो x और y के जो मान प्राप्त होंगे वही हमारे लिए दी गई भिन्न x बटे y बराबर जो भी आपको मान प्राप्त होंगे वह भिन्न होगी। तो इस प्रश्न का शेष भाग भी आपको करने के लिए दिया जा रहा है, इससे आपको अभ्यास होगा। तो इस प्रश्न को इतने भाग को समझने के बाद शेष आप हल करेंगे और इसका जो भी उत्तर आएगा वो लिखेंगे। हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी समस्या वाला ही प्रश्न है। हमेशा आप ध्यान रखें कि प्रश्न को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके ये समीकरण किस प्रकार बनाए जा सकते हैं।
तो हम प्रश्न को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर अर्थात गलत हल करने पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब यदि वो प्रश्न को सही हल करेगा तो उसे 3 अंक मिलेंगे, और यदि वो प्रश्न को गलत हल करता है, उसका प्रश्न गलत हल होता है, तो उसमें से उसको 1 अंक की कटौती होगी, कम हो जाएगा। दूसरी शर्त को यदि हम देखें तो अगली शर्त ये है या अगला भाग ये है प्रश्न का कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, मतलब यदि प्रश्न को वो सही हल करेगा तो उसे 4 अंक मिलेंगे, और यदि प्रश्न को वो गलत हल करता है तो यहाँ उसके 2 अंक कट जाएंगे प्रति प्रश्न। तो इस स्थिति में उसे 50 अंक अर्जित किए हैं। अपन को ज्ञात करना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो यहाँ अगर अपन देखें तो हमको प्रश्न 2 तरह के दिए गए हैं। कुछ प्रश्न वो हैं जो उसने शुद्ध हल किए हैं, सही हल किए हैं, और कुछ प्रश्न वो हैं जो उसने त्रुटिपूर्ण हल किए हैं, गलत हल किए हैं। तो पहले कुल प्रश्नों की संख्या निकालने से पूर्व हमको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे प्रश्न कितने हैं जो गलत हल किए गए हैं और ऐसे प्रश्न कितने हैं जो सही किए गए हैं। तो हम यह मानकर चलेंगे पहले कि माना यश द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या x है, मतलब उसने x प्रश्न सही हल किए हैं, और यश द्वारा गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या y है। तो जैसा कि उन्होंने पहली शर्त में कहा था कि सही प्रश्न हल करने पर मिले अंक 3 गुणित x, क्योंकि उन्होंने 3 अंक मिले हैं सही प्रश्न को हल करने पर और प्रश्नों की संख्या x है, तो ये 3 गुणित x बराबर 3x होगी। अर्थात सही प्रश्न को हल करने पर जो अंक मिले हैं वो 3x हैं, और गलत प्रश्न हल करने पर कटे अंक, तो प्रश्न में जैसा हमने देखा था कि यदि आप प्रश्न को गलत हल करेंगे तो आपका 1 अंक कट जाएगा। तो यहाँ 1 अंक है और प्रश्नों की संख्या y है जो गलत किए गए हैं, तो ऐसा हमको प्राप्त होगा 1 गुणित y अर्थात y। तो प्रश्न गलत हल करने पर कटे अंक हमारे y होंगे। यहाँ जैसा कि हमने प्रश्न में देखा था कि इस स्थिति में जो पहली शर्त थी उसके अनुसार प्राप्त अंक 40 हैं, मतलब जो सही प्रश्न है वह और जो गलत प्रश्न हैं उनको हल करने पर 40 अंक हमको प्राप्त हुए हैं। तो यदि हम समीकरण को देखें तो ये हमको प्राप्त होगा 3x माइनस y। ये 3x वो अंक हैं जो सही हल हुए हैं और y वो अंक हैं जो गलत हल हुए हैं। तो समीकरण हमको मिलेगा 3x माइनस y बराबर 40। ये समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ है। अब यदि हम इसकी दूसरी शर्त को देखें तो दूसरे शर्त में जैसा कि उन्होंने कहा था सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं। तो इस स्थिति में उसको 50 अंक प्राप्त किए हैं। हम दूसरी शर्त को यदि हम देखें तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः सही प्रश्न हल करने पर मिले अंक, ये होंगे आपके 4 गुणित x। यहाँ 4 एक प्रश्न के अंक हैं और x प्रश्नों की संख्या है, तो ये हमको प्राप्त होगा 4x। अर्थात सही प्रश्न हल करने पर मिले अंक बराबर 4x। अब प्रश्न गलत हल करने पर कटे अंक, ये 2 गुणित y होगा। 2
गलत हल करने पर अंक हैं और y प्रश्न की संख्या है, तो ये हमको प्राप्त होगा 2y। तो ये निकल कर आता है कि प्रश्न गलत हल होने पर कटे अंक बराबर 2y। तो उसको 4x अंक मिले हैं सही हल करने पर, और गलत हल करने पर उसके जो अंक कट रहे हैं वह 2y हैं। यहाँ जैसा कि प्रश्न में उन्होंने हमको दिया था, तो प्रश्नानुसार कुल प्राप्त जो अंक हैं वह 50 हैं। इसमें सही अंक हैं माइनस गलत अंक हैं जो उसने गलत हल करने पर काटे हैं। तो यह हमें प्राप्त होगा समीकरण 4x माइनस 2y बराबर 50। यह समीकरण 2 है। अब इस जो 2 समीकरण हमको प्राप्त हुए हैं इनको हमें हल करना है। तो पहला समीकरण जो आपका बना है वो 3x माइनस वाई बराबर 40 है, और दूसरा समीकरण हमको जो प्राप्त हुआ है वो 4x माइनस 2y बराबर 50 है। इन दोनों को हल करने पर, जो कि आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, आप 3 विधियां सीख चुके हैं। आप उन विधि से हल करके इनको जो चर राशियां इसमें थीं x और y, उनके मान प्राप्त करेंगे, और मान प्राप्त करने के पश्चात दोनों का योग करेंगे। मतलब गलत प्रश्नों की संख्या x प्लस सही प्रश्नों की संख्या y, और उन दोनों का जो योग आप करेंगे तो आपको कुल प्रश्नों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप इसका भी स्वयं अभ्यास करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न अब यहाँ खत्म हुए हैं। ये 3.5 पूरी होती है। अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को पुनः शुरू करेंगे। आप घर पर अध्ययन करते रहें, हल करते रहें और अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।